नमस्कार, आपकी एक खास पेशकश सक्सेस। कहते हैं घर परिवार, माँ बाप और स्कूल से मिले संस्कार ही बच्चे को अच्छा या बुरा बनाते हैं और संस्कारों पर ही आगे का जीवन तय होता है। द सक्सेस स्टोरी में आज हम जानेंगे उस मशहूर हस्ती की कहानी जिसने अपने संस्कारों से दुनिया में अपनी पहचान बनाई। पहले देख लेते हैं उनका अब तक का करियर कैसा रहा। रैंप पर अपनी अदाओं से दर्शकों के होश उड़ा देने वाली मॉडल, मनमोहक मुस्कान की मलिका, बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर दिया मिर्जा। हैदराबाद में जन्मी दिया मिर्जा साल 2000 में तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने एक ही साल में 3 टाइटल अपने नाम कर लिए। फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में वो सेकंड रनर अप रही। अपनी सुंदरता से फिलीपींस में मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का ताज झटका। इसी समारोह में मिस ब्यूटीफुल स्माइल और द सोनी व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी जीता। जब मनीला से वापस लौटी तो बॉलीवुड उनका इंतजार कर रहा था। सिर्फ 1 साल में ही उनकी पहली फिल्म रहना है तेरे दिल में रिलीज हुई। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवानापन, तुमको ना भूल पाएंगे, तुमसा नहीं देखा, परिणीता, कोई मेरे दिल में है, लगे रहो मुन्ना भाई और 10 कहानियां समेत 35 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी है और अपने प्रेमी सलील सांगा के संग जिंदगी के नए सफर की शुरुआत भी की। लेकिन फिल्मों में सॉफ्ट रोल करने वाली दिया सोशल मीडिया पर काफी बेबाक है। उनका लालन पालन एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास करती है। वे स्वच्छ भारत के युवा आधारित मिशन स्वच्छ साथी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा होली रिवर गंगा के उद्धार पर भी वे काम कर रही हैं। इस नदी के घाट, गांव और शहरों के लोग, खाना पीना, रहन सहन, गीत संगीत, छोटे बड़े, सब ने मुझे वेलकम किया, रिस्पेक्ट दिया, अपना बनाया। इन दिनों गंगा द सोल ऑफ इंडिया नाम से एक टीवी शो भी बना रही है जिसमें वे गंगा के एडवेंचर्स की कहानियां दिखाएंगी। नदी देखने निकली थी, देश देख लिया, मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। गंगा, I saw your various forms, saw you clean and dirty. You took in all the dirt and never complained. सुंदर, सलोनी और बेहद भावुक दिया मिर्जा ने कैसे पाई सफलता, उन्हीं से जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक भट्ट और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान। एक ऐसे मेहमान जिनकी स्माइल देखने के बाद हर कोई कहता है रहना है तेरे दिल में। जी, हम बात कर रहे हैं दिया मिर्जा की। बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक्टर हैं। उनसे तमाम तरीके की बात करेंगे। स्वागत है हमारी खास पेशकश। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। दिया, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इतनी अच्छी आप एक्ट्रेस हैं, इतनी रेस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी कह सकते हैं सिटीजन हैं आप इंडिया की। ये सारे संस्कार तो आए होंगे आपके स्कूल से, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो कुछ बचपन की यादें बताएं, अपने स्कूल के बारे में बताएं। आपने सही कहा। आई थिंक जो मूल्य है जीवन के
वो अपने वातावरण से ही मिलते हैं और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन लाइफ इज़ स्कूल। मैं एक बहुत ही अनोखे स्कूल गई। इंटरेस्टिंगली ये जो स्कूल की प्रिंसिपल थी शांता रामेश्वर राव, ये रॉयल्टी से बिलोंग करती थी और वो बड़ी चिंतित थी हमारे स्कूलिंग एजुकेशन के नज़रिए से। तो उन्होंने अपने खुद के बच्चों के लिए ये स्कूल स्टार्ट किया था, विद्या अरण्या हाई स्कूल इन हैदराबाद, जो जे कृष्णमूर्ति के फ़िलॉसफ़ी पे बेस्ड थी। तो बेसिकली इस फ़िलॉसफ़ी में मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही रही कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना हो तो वो फियर से नहीं हो सकता। सो हमारे स्कूल एजुकेशंस में ये देखा गया है कि पनिशमेंट इज़ अ वेरी बिग टूल टू टीच पीपल डू दैट वेरी वेरी ऑफन एंड शी वॉज अगेंस्ट इट। वी वर ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस। तो हमको जो भी सिखाया गया वो बिना डर डपट के, तो बड़े एक बहुत ख़ास रिश्ता था स्टूडेंट और टीचर बॉडी में, और टीचर्स को हम लोग टीचर कहते थे। कभी भी हमें पनिश नहीं किया गया। हमारे स्कूल में कोई किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं था। स्पोर्ट्स डे होता था तो सब भाग लेते थे और अंत में हमको लड्डू मिलते थे। किसी को मेडल नहीं मिलता था। ये जो सोच है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं आज भी, क्योंकि जब आप बच्चे होते हो, अगर शुरुआत में ही जीवन के आपको ये सिखाया जाए कि आप किसी और से आगे हैं या किसी और से अच्छे हैं, तो किसी और को आप सम्मान देना कैसे सीखेंगे? बिल्कुल। और अगर सम्मान सीखने का या कमाने का एक ही तरीका है वो किसी और को कम दिखाना, तो फिर वो सम्मान नहीं हुआ। तो बहुत जीवन में आगे इतनी कम उम्र में ये सीख हमको मिली और ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख रही है, विच आई थिंक अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आज भी हालांकि मैं जो परसीवेबल एक बहुत ही कम्पेटिटिव इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, लोग देखते हैं कहते हैं टॉप नंबर 1, ये सारे जो लोग ये झंझटों में पड़ते हैं, हम हमेशा इससे बड़े दूर रहे हैं। हमें हमेशा सिर्फ इसी काम से और इसी बात से हमारा मकसद रहा है कि हम जो भी करें अच्छे ढंग से करें, अपना मन लगा के करें और वही करें जिससे हमें रुचि हो और प्यार हो और उससे लोगों को फ़ायदा भी हो। एब्सोल्युटली, उसमें सभी का फ़ायदा होता है। जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि आप किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते, आप अपने काम से मतलब रखते हैं और इसी चीज़ में जुड़े रहते हैं कि जो भी कर रहे हैं आप अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाए। अभी तो हमको पता नहीं, लेकिन बचपन में आप शरारतें करती थी या वैसे ही सोफिस्टिकेटेड बहुत अच्छी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी आप? आई थिंक जैसे सारे बच्चे अलग अलग रूप ढाल लेते हैं, मैं भी अलग अलग रूप लेकर ही बड़ी हुई हूँ। वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ। अडोलेसेंस इज़ अ ट्रबलसम फेज। तो मैं जब अडोलेसेंट थी तो मैंने मम्मी को बहुत तंग किया, बहुत ही रिबेलियस थी, बहुत सवाल पूछती थी, मुझे जवाब चाहिए होते थे। हमेशा ये था कि ये जो ढाल है, सोसाइटल जो प्रेशर्स हैं, इसमें हम क्यों हमेशा बंध जाते हैं। अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो फिर वो इंडिपेंडेंट सोच में क्यों नहीं आने देते। हमें क्यों कहते हैं कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो निगाह नीचे करके चलें, हम ऊपर देख के क्यों नहीं चल सकते। तो सवाल बहुत करती थी, परेशान कर देती थी उनको, लेकिन वो जवाब देती थी हमेशा। My parents have always treated me as an individual and I think that's a very very big thing। तो मस्ती भी करती थी, शरारत भी करती थी, खेल कूद में बहुत रुचि थी मेरी। मैं क्रिकेट खेलती थी, कबड्डी खेलती थी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, सारे जो भी स्पोर्ट थे। इनफैक्ट ये अभी तक याद है, आज तक ही आदत है कि लंच टाइम पे मैं बड़ी जल्दी खाना खा लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि लंच रिसेस ब्रेक 45 मिनट्स का होता था, तो यही सोच रहती थी कि फटाफट खाना खा ले और सीधा खेल के मैदान में कूद पड़े। तो आज भी बिल्कुल 10 मिनट में मेरा खाना खत्म हो जाता है। यही वजह है कि 16 साल की उम्र में जब लड़की यहाँ
ये सोचती हैं कि आगे मुझे क्या करना है, करियर बनाना है, अभी तो पढ़ाई की उम्र है, अभी तो मस्ती की उम्र है, लेकिन आपने 16 साल की उम्र से ही इंडिपेंडेंट होकर कमाना शुरू कर दिया। जी, ये शायद इसलिए हुआ विवेक जी, क्योंकि मैं जब टीनेजर थी तब आई थिंक ये जो ब्रांड्स आने लगे हैं ना, आज तो बहुत दिखते हैं हमारे देश में, लेकिन आई एम इन 80s किड्स, तो ये मिड 90s की बात कर रही हूँ मैं, 94 95 तभी ये ब्रांड्स आना शुरू हुई थी। एंड दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट थिंग फॉर इवन टुडे, क्योंकि ये मैं बहुत देखती हूँ टीनेज लड़कियों में। एक ब्रांड एस्पिरेशन होता है, जब आप दूसरे लड़कियों को, अपने संग के दोस्तों को चीज़ें खरीदते हुए देखते हैं। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी बहुत बनती जा रही थी 90s में, और तब मेरा भी मन करता था कि मैं भी ये चीज़ें खरीद पाऊँ। और मॉम ने एक दिन बहुत ज़ोर से डांट लगाई थी कि देखो तुम्हारे पैर बढ़ रहे हैं, ये जूते जो तुमको लेने हैं 5,500 रुपए के थे, बहुत महंगे जूते थे। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल लेकर नहीं दूंगी, जब तुम अपने खुद के पैसे कमाओ तो खुद ले लेना, मैं नहीं दूंगी। तो मैंने बड़े गुस्से में उनसे कहा था कि मैं वो लड़की हूँ जो मेरा इरेज़र जब तक ख़त्म नहीं होता मैं नया नहीं मांगती, मेरी पेंसिल इतनी छोटी हो जाती है तब मैं जाकर नया लेती हूँ, तो हर चीज़ की बचत करती हूँ और ऐसे कभी मांग नहीं करती। लेकिन अब मैंने मांग लिया है और आपने मुझे ऐसे बोला है तो मुझे बड़ा ठेस पहुँचा है, आप देख लेना, मैं अपने खुद के पैसों से अपने मन की जो भी चीज़ें हैं वो खरीदूँगी, और 18 साल की उम्र तक मेरी खुद की गाड़ी होगी, 21 साल की उम्र तक मेरा खुद का घर होगा। ये मैंने गुस्से में कहा था और मॉम ने मुझे देख के हंसी थी ऑब्वियसली, एंड लाइफ एक्चुअली वर्कड आउट दैट वे फॉर मी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें कि हालांकि शुरुआत इसी नींव से थी कि मुझे वो जो चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए खरीदने के, उसके लिए पैसे कमाने हैं। जब सामान खरीदने लायक पैसे आ गए हाथ में, तब वो जो सामान का क्या पता कि खासियत जो थी वो उतरती चली गई। सो आई वॉज नॉट सो crazy. Even today, I'm not so crazy about things anymore. They don't matter to me as much as they may have when I didn't have access to it. Or I think that's the difference between true happiness and materialism. कि हम हमेशा सोचते हैं कि मटेरियल चीज़ें हाथ में आ गए, हासिल हो गए तो हम खुश हो जाएंगे लाइफ में, लेकिन आपको एहसास होता है जैसे आप बड़े होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं लाइफ में, कि हैप्पीनेस एग्जिस्ट्स व्हेन यू हैव समबडी टू शेयर इट विथ, and it's earned through I get more happiness out of social service than I do out of buying myself a fancy handbag, for example. So it's interesting how it started from wanting financial independence. हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा एम्पावरमेंट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता है। आप जितने अपने खुद के डिसीशंस, लाइफ चॉइसेस ले सकते हैं, वो इस बात पर निर्भर होते हैं कि क्या आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, क्या आप अपने खुद के कमाई के पैसे कमा सकते हो। आपके जहन में ख्याल कब आया कि आप फिल्म में जाना चाहती हैं, आप मिस इंडिया बनना चाहती हैं, आप मिस एशिया पैसिफिक बनेंगी, ऐसा कभी कोई ख्याल आया था? एक अजीब सी ड्युअलिटी है इस जवाब में। वो ये है कि जब मैं छोटी थी, 7-8 साल की उम्र से ही मैं बहुत सारा स्कूल में प्लेस किया करती थी। हर साल मुझे हर नाटक में कोई ना कोई लीड रोल या अच्छा रोल मिल जाता था और मैं बड़ी खुश होती थी स्टेज पर जाकर, और हम बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस किया करते थे। फिल्मों से रुचि उतनी कम उम्र में नहीं हुई, क्योंकि हमारे माता पिता हमको फिल्में दिखाते नहीं थे। हमने फिल्म देखना बहुत लेट स्टार्ट किया, 14-15 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। कुछ थोड़ी बहुत फिल्में देख लेते थे जब हम अपनी मामी के घर चले जाते थे या अपने दोस्तों के घर रहने जाते थे, तब फिल्में देख लेते थे। तो क़यामत से क़यामत तक देखी थी बहुत बार, क्योंकि वो VHS टेप था हमारे दोस्त के घर में, तो हम बार बार लगाकर उसे देखते थे। मैंने प्यार किया, आमिर खान और सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन थे, माधुरी दीक्षित के बड़े फ़ैन थे, मनीषा कोइराला के बहुत बड़े फ़ैन थे। और
घर वापस लौट के आईने के सामने खड़े होकर वो डायलॉग रिपीट करते थे या उन गानों पर डांस करते थे। तो आई थिंक सबलिमिनली कहीं कुछ ये था कि ये अच्छा लगता है, मज़ा आता है ये करके, एक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन कभी ये कॉन्शियसली नहीं सोचा था कि हम बड़े होकर एक्ट्रेस बनेंगे या फिल्मों से जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा था। पिताजी, मॉम सब बहुत क्या कहते हैं, लिटरेरी थे, बहुत उनका वर्ल्ड व्यू बहुत अलग था। और घर में ऑब्वियसली कोई भी फिल्मों से कभी कनेक्टेड या जुड़ा नहीं था। हालांकि मॉम ने और हमारे पिताजी ने 70s में एक मराठी फिल्म में काम किया था। हाँ, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। मैं मॉम वॉज एन आर्ट डायरेक्टर ऑन दैट फिल्म, छोटा सा रोल भी किया था उसमें, और मेरे पिताजी ने भी एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था। परसों ही मुझे उसका छोटा सा क्लिपिंग दिखाया। Maybe it's all of this impressions, stories that kind of percolate and they form impressions in the brain, you make choices. But हमने कभी भी बचपन में बड़े होते वक्त ये कहा नहीं था कि हम एक्ट्रेस बनना चाहेंगे। हम हमेशा कहते थे हमको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनना है या लॉयर बनना है। फिर मुझे ये भी याद है कि एक बार जब मैंने सलमान खान की फिल्म देखी थी, तो मैंने मॉम को कहा था मैं ना एक दिन सलमान खान के साथ फिल्म करूँगी। अच्छा। और वो फिर से बहुत हंसी, जोर से हंसी। उनको लगता था हैदराबादी लड़की कहाँ जाएगी सलमान खान के साथ फिल्म करने के लिए, और बड़ा अटपटा सा। she found it very strange that I said that because I had never voiced the desire to be an actress. So she was like taken aback. So maybe somewhere एक subliminally ये एक conscious choice था, क्योंकि मैं इससे जुड़ी हुई थी। लेकिन ये एक conscious decision तभी बना जब मैं मिस इंडिया जीती और मुझे ऑफर सामने से आने लगे। तो पहली फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, जब आपको पहले किसी डायरेक्टर ने या फिल्म मेकर ने? हमारे घर पे आए थे अनुपम खेर जी, और इसके एक्चुअली पहले बहुत बार हमको फ़ोन्स आए थे घर पे। राजकुमार संतोषी जी कास्ट करना चाह रहे थे हमको जब हमने मिस इंडिया का खिताब जीता था, और मॉम ना करती जाती थी क्योंकि वो चाह रही थी कि हम, हालांकि हमने टाइटल जीत लिया था, हम आगे पढ़ाई करें, लॉयर बने। तो फिर जब इंटरनेशनल टाइटल हम जीत कर लौट आए, तब अनुपम खेर जी घर गए थे हमारे हैदराबाद में मॉम डैड से मिलने, और उन्होंने समझाया कि अच्छा माहौल रहेगा, अच्छे लोगों के साथ जुड़ेगी, अच्छा काम करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा पहले जैसे परसेप्शन था वो वैसा है नहीं, आजकल सब बदल चुका है। और हम वादा करते हैं कि इन्हें बड़े सम्मान से, आदर से, अच्छे से इनके साथ लोग काम करेंगे। और उन्होंने हमको ओम जय जगदीश के लिए साइन किया और बॉम्बे ले आए, और फिरोज़ खान साहब के थिएटर वर्कशॉप्स में डाल दिया। मेरे थिएटर वर्कशॉप का आई थिंक 15वां दिन था जब अनुपम जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वाशु बंगानी जी, वो और 2 फिल्में बना रहे हैं और उसकी कास्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और आपको रातों रात साउथ अफ्रीका जाना है, ये दोनों फिल्मों की शूटिंग स्टार्ट करनी है एक साथ। तो एक्चुअली हमने, हालांकि रहना है तेरे दिल में हमारी पहली फिल्म रिलीज़ हुई, हमने पहली बार फिल्म कैमरा फेस किया दीवानापन के लिए, अर्जुन रामपाल के साथ जो फिल्म थी, जो हमारी थर्ड रिलीज़ थी। दीवानापन के लिए हम शूटिंग कर रहे थे और तभी आर माधवन के साथ ये फिल्म का ऑफ़र आया। वाशु जी सेम प्रोड्यूसर, जिन्होंने कहा देखो हम ये भी फिल्म बना रहे हैं, आप ये भी कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट ओवरनाइट हम 3 फिल्मों में काम कर रहे थे और सोचने का, समझने का कुछ भी समय ही नहीं मिला। यानी कि अनुपम खेर और वासु भगवानी इस तरह के कह सकते हैं आपके मेंटर रहे हैं फिल्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। वाशु जी तो फैमिली हैं, उन्होंने हमारी पहली 3 फिल्में बनाई हमारे साथ। ऑफ कोर्स इवेंचुअली आई डिडंट डू ओम जय जगदीश, बट दीवानापन एंड रहना है तेरे दिल में मैंने की उनके साथ। अनुपम खेर जी इज़ समबडी हु आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू फॉर
making my parents believe and trust in my ability and bringing me and placing me in the right hands, because that makes a big difference. हालांकि उसके बाद उनका मेरे करियर या उसमें लाइफ में कोई रोल वैसे रहा नहीं. मैंने एक्चुअली उनके साथ फिर बहुत सालों बाद तुम सा नहीं देखा में काम किया, जो इमरान हाशमी के साथ मेरी फिल्म है. आपने बहुत सारी फिल्म की हैं, लेकिन बहुत सारा बीच में गैप भी लिया आपने. इतना बड़ा ब्रेक क्यों लिया आपने, सब जानना चाहते हैं. मैंने जब शुरुआत की मैं 19 साल की थी, और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल मतलब इंडस्ट्री ज्वाइन किया भी नहीं था, प्रिपेयर भी नहीं किया था. हमारे हाथ में 3-4 फिल्में आ गई. हमने लगातार में मतलब हम 3 दिन में नॉन स्टॉप शूटिंग करते थे, 36 आवर्स नॉन स्टॉप, 24 आवर्स नॉन स्टॉप. बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की. और जब हमने रिज़ल्ट देखा तो हम बहुत डर गए, क्योंकि ऐसे काफ़ी बार होता है कि हमारे खुद की एक इमेज होती है हमारे मन में, और जब वो स्क्रीन पे नेसेसरली वैसे ट्रांसलेट नहीं होती तो बहुत यू हैव टू स्पेंड टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़. एंड आई न्यू वेरी क्लियरली दैट आई वाज वेरी रॉ, आई वाज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड. हमको एक ऑफकोर्स हम एक ओवरनाइट हाउस होल्ड नेम बन गए थे, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल ब्यूटी टाइटल जीत के आए थे, और उसके बलबूते पे बहुत लोगों ने हमको काम दे दिया. लेकिन हम काम को और बेहतर समझना चाह रहे थे. हम चाहते थे कि लोगों का सम्मान हासिल करें. तो और फिर ऑफकोर्स क्रिटिक्स ने तो हमारे धज्जे उड़ा दिए थे बहुत. मतलब मैं आज भी सोचती हूँ, आजकल ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन हमने जब शुरुआत की थी, अगर आप तब के रिव्यूज़ पढ़े तो इतने दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही थी हमारे काम को लेकर. तो हमने एक दृढ़ता आ गई कि हम इसको पलट देंगे. ये जो लोग हमारे बारे में कह रहे हैं इसको पलट देंगे, ये बहुत गलत है और हम इससे अच्छे हैं. आई एम बेटर देन दिस, आई कांट बी रिड्यूस टू दिस. So I spent time working on myself, which is why after my first 2 years in the industry हमने 1.5-2 साल का ब्रेक लिया और कड़ी मेहनत की. वर्कशॉप्स किए, बैरी जॉन के साथ वर्कशॉप किए, बहुत काम किया अपने ऊपर, अपने आवाज़ के ऊपर, अपने डायलॉग डिलीवरी के ऊपर. फिर हमने जब जो चॉइसेस की वो इस नज़रिए से थे कि हमको अच्छे फिल्मों से जुड़ना था, अच्छा काम करना था. तब हम जाके लगे रहो मुन्ना भाई हमने की, परिणीता की, हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड. सो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट अ न्यू लीस ऑफ लाइफ, बट दे weren't लीडिंग रोल्स. और हमको उससे कुछ मतलब नहीं था. हम बस चाह रहे थे कि जो लोगों ने हमको नॉन एक्टर कहा था वो ये मान जाए कि हमको काम आता है, और वो हो गया, क्योंकि हमारे काम को सराहाया गया, बहुत प्यार मिला. उसके बाद हमने फिर से लीडिंग रोल्स में फिल्म्स किए. फिर कहीं जाकर आई थिंक ऐसे लगने लगा कि शायद हम जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ होता नहीं है. कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, और हम उन तरीक़ों से ना वाकिफ़ थे और ना चाहते थे कि वैसे काम करें. तो हमने फिर ये सोचा कि अब तक क्या हो गया था कि विवेक जी हमारी रुचि जो फिल्म में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. हम इस प्रोसेस, इस मीडियम से बहुत प्रभावित हो गए थे. हमको पता चल गया था कि कितना पावरफुल मीडियम है, स्पेशली आफ्टर वर्किंग विद पीपल लाइक राजकुमार हिरानी, प्रदीप सरकार, एंड वर्किंग विद गुड फिल्म मेकर्स. आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग दैट मे बी आई हैव मोर टू कॉन्ट्रीब्यूट देन आई एक्सपेक्ट ऑफ माई सेल्फ. और हमने 2010 में डिसाइड किया कि हम फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे. आई वॉज वेरी यंग, आई मस्ट हैव बिन 27, 28 when I took this decision, and that was it. No looking back from there. हमने Born Free हमारा प्रोडक्शन कंपनी स्थापित किया. 2 फिल्में बनाई हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ 4 सालों में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. फिल्मों में क्या हम नज़र आएंगे ज़रूर, जब काम ऐसा आएगा जिससे हम पढ़ के सोचेंगे कि इससे हम दूर कैसे जा सकते हैं. बॉलीवुड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप बदलना चाहेंगी?
बहुत क्लैनिश इंडस्ट्री है। अगर आप किसी के दोस्त बन गए तो फिर आपको काम मिलेगा। एक होता है कि लॉबी की बात कर रहे हैं। या इट्स लाइक अ लॉबिंग, लाइक अ सिस्टम वेयर you know everybody has their favorites, there's favoritism. It's not necessarily a fair industry, let's just say that. I also feel कि एक herd mentality है। लोग यहाँ पे टैलेंट को कम देखते हैं, ये देखते हैं कि आपकी फिल्म चली या नहीं, क्योंकि शायद इस इंडस्ट्री में पैसे इतने जुड़े होते हैं कि उस वजह से ये एक प्रेशर आ जाता है। बट अल्टीमेटली फिल्म मेकिंग इज़ अ क्राफ्ट and we need to celebrate it and rejoice it as a craft. We can't keep deducing entities and individuals into numbers, है ना? नहीं तो आप सोचिए कितने सारे बेइंतहा टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिन्हें लोग सुपरस्टार्स भी नहीं समझते। मतलब उनकी तरफ एक हाँ रिस्पेक्ट मिल जाता है उनको, लेकिन उसके आगे कोई वो नहीं करता। इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? अगर उसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है तो क्या कुछ फिल्म मेकर्स ये अपेक्षा रखते हैं आपसे कि आप बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन्स करें या बहुत ज़्यादा आप एक्सपोज करें, तो आपको लगा इट्स अ कॉम्बिनेशन विवेक जी। आई थिंक you need to have a certain mentality to be able to be all embracing and all accepting, and if you're not that kind of person you can have it tough. I think it's a combination of 2-3 things. एक तो ये है कि ज़्यादातर क्योंकि एक विजुअल मीडियम है, बहुत प्रेशर होता है लड़कियों पे टू लुक अ सर्टेन वे, टू बी अ सर्टेन बॉडी टाइप, टू लुक अ सर्टेन वे। वो एक बात है कि आप देख लीजिए जितनी भी यूनिकनेस सर्टेन इंडिविजुअल्स में थी जो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो फिर जाके उनको वही प्रेशर्स में आके वही करना पड़ता है जो स्टूडियोज़ डिमांड करती हैं या प्रोड्यूसर्स डिमांड करते हैं। आई होप आई एम नेवर दैट काइंड ऑफ प्रोड्यूसर, बट एनीवे देयर इज ऑल्सो it's a male dominated industry. It's definitely an industry that is dictated by the choices of the men and who they would like to be featured with or work with. काफ़ी फिल्मों में कास्टिंग इसलिए होती है क्योंकि नॉट नेसेसरली क्योंकि एक इंसान उस कैरेक्टर को सूट करता है, बट बिकॉज दैट पर्सन सूट्स works for the budget of the film or works to make the film look grander or bigger on a sheet, on a spreadsheet. या फिर हीरो चाहता है कि यही वो भी होता है। इन सब चीज़ों से दूर जाएंगे। आपकी एक टीवी सीरीज़ आ रही है गंगा, हमने उसके प्रोमोस ट्रेलर्स वगैरह हमने देखे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि गंगा द सोल ऑफ इंडिया? सब जानते हैं कि गंगा सबसे बड़ी नदी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन आज गंगा वो गंगा नहीं रही जो 20 साल पहले हुआ करती थी या 50 साल पहले हुआ करती थी। आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया। आई थिंक हम गंगा के बच्चे हैं, इस देश के जो बच्चे हैं वो गंगा के ही बच्चे हैं। इट्स अ रिवर दैट फीड्स ओवर 400 मिलियन पीपल, और कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास है वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। हमारा, जैसे डॉक्टर अनिल जोशी कहते हैं, हमारा इतिहास, हमारा वर्तमान और हमारा कल, जो फ्यूचर इज़ ऑल कनेक्टेड टू द रिवर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ ऑफ आवर कंट्री। एंड जब भी ये मैं सोचती हूँ कि आज वो एक एक्सटिंक्शन पे हैं, एक जो ऐसी नदी जो कहते हैं प्योरीफाइज योर सोल, अगर आप डिप ले लो तो इट विल प्योरीफाई योर सोल। हमारे मतलब ग्रंथों में ये लिखा है। हज़ारों वर्षों से लोग वहाँ जाते हैं वहाँ डुबकी लगाने के लिए, और आज जब कहानियाँ वहाँ से उभर के आती हैं कि लोग अपने आईसाइट खो रहे हैं डुबकी लगाने से, लोग मर रहे हैं वो पानी पीने से, तो बड़ा अफसोस नहीं, बहुत 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 अंदर से एक चीख सुनाई पड़ती है, एक लाचारी
का एहसास होता है कि कैसे हमारी दशा हो गई है इंसानियत की कि हमने एक ऐसे वाटर बॉडी को, एक ऐसे लाइफ सोर्स को इतना पोल्यूट कर दिया है। तो आई एम अ बिग बिलीवर इन द रैशनल कि जिस चीज़ से हम प्यार नहीं करते उस चीज़ को हम कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम कभी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सो व्हेन द शो केम टू मी, मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा लोगों के दिलों में गंगा के लिए प्यार जगाने का, क्योंकि जब आप उनके बच्चों के कहानियों से जुड़ेंगे, उनके इतिहास से जुड़ेंगे, उनके जो बैंक्स में हो रहा है उन बातों से जब तक आप वाकिफ़ नहीं होंगे तब तक आपको ये एहसास कैसे आएगा अपने दिल में कि कुछ करना है, इस नदी को बचाना है। ये जो इस नदी की दशा बन गई है, इसे हम कैसे पलट सकते हैं। एंड टू सेलिब्रेट द पीपल हु कैन डू इट, हु आर डूइंग इट, हु आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल। तो और आई थिंक पर्सनली ऑल्सो डीप डाउन इनसाइड मी आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल, और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं स्लो ट्रैवल करूं, क्योंकि स्लो ट्रैवल में जो देखने को, सुनने को, जिस तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है वो फास्ट ट्रैवल में कभी नहीं मिलता। महसूस अलग, हाँ, वो एक अलग ही एहसास होता है। सो इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू 3 things. One was to travel a geographical terrain that has such a deep impact on who we are as people, and hopefully through that process make a difference to the river herself. गंगा में डुबकी लगाई आपने? मैंने नहीं, पर on the higher altitudes मैंने पैर भी भिगोए, फेस धोया, वो सब किया, लेकिन आगे नीचे जाकर तो नहीं। डर लगता है देखकर कि क्या हो रहा है वहाँ पर। नहीं, जहाँ पे आप आगे जाते हैं तो बहुत अच्छी गंगा दिखती है आपको, बहुत शुद्ध पानी, ऊपर ग्लेशियर से जो पानी आता है, गंगोत्री में स्पेशली गौमुख और गंगोत्री, वहाँ पे तो आंसू निकल आते हैं कि ये जो कुदरत का करिश्मा है। आई मीन वाटर इज द लाइफ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट? इट्स लाइफ इटसेल्फ। पानी के बिना तो कोई कुछ नहीं है। 2 तस्वीरें जब दिखती हैं, एक इलाहाबाद की गंगा और एक गंगोत्री की गंगा, तो वाकई एक मन में कहते हैं कि तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। मैंने भी काफ़ी ट्रैवल किया है अक्रॉस द हिमालयस। आपका व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री वी आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं देखने के लिए, लेकिन जब आप गंगा और हिमालयस में जाओगे, हिमालयस, आप कोई भी, मतलब दैट दो स्टेट्स आर जस्ट मैग्निफिसेंट। आपको क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा इस पूरे टूर में? The possibility of change, the work happening on the ground, लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूर से देखते हैं, हमको डर लगता है, हम सोचते हैं कि क्या होने वाला है, बदलाव आएगा भी कि नहीं, कुछ ठीक होगा भी कि नहीं, इतनी गैर गुजर हो गए हैं, मतलब लुक एट व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। तो एक डर पैदा हो जाता है दिल में। फिर जब आप असलियत से वाकिफ़ होने लगते हैं, when you actually start seeing things for what they truly are, it helps you find confidence and faith and hope. And this is what this journey has done for me. कि एक आप जब स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो डर लगता है, दूर से जब देखते हैं तो और भी डर लगता है। जब आप पास जाते हैं और आप सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं क्या हो रहा है, ये ठीक से आपकी जानकारी बढ़ने लगती है, तब वो डर का एहसास चला जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पावर हाउस लगे हुए हैं गंगा के बैंक्स पे। ये देखने के बाद आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो ये सब हो रहा है, 50 का टेम्परेचर, और कभी भी बारिश, गर्मी में बारिश, सर्दी में धूप। विवेक जी, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ कंट्री दैट हैज़ अ वेरी डेंस पॉपुलेशन। हमारे बचपन से तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, वो तो हम कर नहीं पाए। पॉपुलेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ एक एस्पिरेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, है ना? और फिर हमने अपना कॉन्शियंस कहीं ना कहीं बेच दिया है। ये जो करप्शन की बात करते हैं हम, ये करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस तक लिमिटेड नहीं है, ये करप्शन हमारे अंदर आ गया है। सोसाइटी का एक हिस्सा, सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं, इट्स बिकम आवर आइडेंटिटी। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज और उनकी पॉलिसीज देखते हैं, नेग्लिजेंस देखते हैं, उनकी एपैथी देखते हैं,
एग्रीकल्चरल एपैथी देखते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं दैट आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू ग्रोथ एंड यू सी व्हाट इज़ दैट आइडिया ऑफ ग्रोथ, यू रियलाइज वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री वेस्ट हम निकाल के ये नदी में डाल रहे हैं वो कैसे इस नदी को बर्बाद कर रहा है, ये पानी को जहर बना रहा है। आप बेंगलुरु की तस्वीरें देखिए, पानी पे आग लग रहा है, मच्छियाँ मर के ऊपर आ रही हैं। ये जो साइंस हैं, ये साइंस है एक हैशटैग की जो मैंने ट्विटर पे स्टार्ट किया था, ऑफ वी आर स्टूपिड। इकोलॉजी को डिसरप्ट करेंगे तो इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी। क्या फ़ायदा एक ऐसा देश बनाने का जो वीकन हो रहा है एट द रूट्स बिकॉज ऑफ कि देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, ये आप और मैं नहीं बदल सकते, है ना। टेम्परेचर्स बढ़ चुके हैं, ये हमको हर दिन हर समय एहसास हो रहा है। हम हर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के जितने भी हैं, हॉटेस्ट डेज इन लास्ट 100 years, हैवीएस्ट रेन्स इन लास्ट 100 years, ये सब हो रहा है। जो ये नेचुरल कंडीशंस हैं, इनकी जो इंटेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ती जाएगी, और ये इसीलिए बढ़ते जाएगी क्योंकि जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंसेस हैं हमने इनको नष्ट करके रखा हुआ है। आप चेन्नई का एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर से फ्लडिंग हो रही है वहाँ पे, कुछ 6 महीने पहले भी हुई थी। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ के जितने भी वाटर बॉडीज़ थे उनको बंद करके डेवलपमेंट किया है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। किसने वो डेवलप किया? जो इंसानों ने वो बिल्डिंग खड़े किए हैं, क्या उन्होंने वो सवाल जो उठते हैं उनके जवाब सही दिल पे हाथ रख के दिए थे? उन्होंने कैसे परमिशंस लेके ये बनाए? फिर देने वालों ने क्यों दिया? सबको पैसे ही चाहिए ना। कोई ये नहीं सोच रहा है कि जिंदगी, जीवन का क्या मूल्य है, हाउ इम्पोर्टेंट इज लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबको पैसा ही चाहिए। आप एक ऐसा काम आप कर रही हैं जो शायद अभी बॉलीवुड में किसी ने किया नहीं। आप ईरानियन फिल्म मेकर के साथ में, मोहम्मद गुलजार, आई थिंक रेजा गुलजार, जी हाँ, उनके साथ आप मूवीज़ बनाने का सोच रहे हैं। क्या स्टेटस है इसका और क्या मूवीज़ होंगी? फिल्म बन गई है, हमने फरवरी मार्च में काम किया फिल्म पर। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हमारे पिताजी तेहरान गए थे एग्जीबिशन करने के लिए। अच्छा। In the early 70s. Maybe there's some DNA memory attachment connection with the place. I've always felt very, very intrigued by Iran. I think हमारी जो एक बहुत सारी shared history भी है. We have the beautiful Parsis that live in our country now. They've brought so much of what used to be Persia then. Now, of course, it's Iran to India. माजिद मजीदी की फ़िल्में देखी हैं। ईरानियन फिल्म्स को लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना सेलिब्रेट करते हैं। आई ऑल्सो थिंक दैट दे मेक सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज़। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद उनकी जो सेंसरशिप है वो इतनी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट है, इस्लामिक कंट्री है, शायद दैट्स व्हाट प्रोपेल्स देम टू राइट मोर मीनिंगफुल स्टोरीज़। वो थोड़े डीप इंटरनल काइंड ऑफ नैरेटिव्स दिखते हैं। तो इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया काम करके। और क्योंकि मोहम्मद रेजा गुलजार इतने बड़े स्टार हैं ईरान में, तो इस फिल्म को ऑलरेडी बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इट्स वंडरफुल टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ होम इन द हार्ट्स ऑफ 80 million मोर पीपल। दिया, आज भी आप इतने सालों से एक जैसी दिख रही हैं, खूबसूरत। मैं बेंजामिन बटन हूँ। आप में कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रहे। तो ऑडियंस को भी ये बताएं कि आपकी ब्यूटी का और आपकी बॉडी जो आप मेंटेन करते हैं उसके कुछ टिप्स दीजिए। विवेक जी, आई थिंक आई एम अ बिग बिलीवर इन ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज। आप क्या सोचते हैं, किस तरह के थॉट्स कल्टिवेट करते हैं, दैट रियली अफेक्ट्स द वे यू लुक। लेकिन आजकल जो फेयरनेस क्रीम्स आ रही हैं, मैं ना एंडोर्स करती हूँ ना यूज़ करती हूँ, तो इससे तो स्किन ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है। बिल्कुल, स्किन ख़राब होती है या नहीं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। व्हाट आई फील पर्सनली इज़ दैट एज अ सोसाइटी आवर गर्ल्स नीड टू बी टॉट टू सेलिब्रेट हु दे आर एंड आवर बॉयज़ टू।
हम क्यों शर्मिंदा होते हैं अगर हमारे रंग किसी एक प्रकार का ना हो. I think the most beautiful people are people who are confident and who are beautiful personalities. लाइफ में आगे का क्या गोल है, क्या करना चाहती हैं, कितना आगे जाना चाहती हैं? I want to keep growing and keep learning. बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए. आई थिंक ह्यूमन बींग्स का यही है, एक इनहेरेंट इंस्टिंक्ट हमारा सर्वाइवल ही है. लेकिन आई थिंक बियॉन्ड सर्वाइवल हमको कुदरत ने बहुत अच्छे फैकल्टीज़ दिए हैं अपने आप को इवॉल्व करने के लिए. एंड आई होप दैट ग्रोथ इंस्पायर्स एंड इन्फ्लुएंसेस द स्टोरीज दैट आई चूज़ टू टेल. और बहुत अच्छा समय है कहानियाँ बताने बोलने का, एज अ प्रोड्यूसर एंड होपफुली समडे एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर. एंड इतना तो मैं जानती हूँ कि फिल्मों से जो कनेक्शन है वो कभी नहीं टूटेगा. मैं हमेशा फिल्मों से जुड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरा जो मानना है इस मीडियम में, आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम. इट कैन रियली कॉज a huge social impact. It can really make a difference to the world. So I will count on this medium to make the difference I believe I can. साहिल से आपकी शादी हुई, कितना सपोर्ट करते हैं और कितने प्यारे हस्बैंड हैं आपके लिए? मेरे बेस्ट फ्रेंड है, और हम मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, मिलकर काम करते हैं. तो अगर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं तो अच्छे ही होंगे. एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये द सक्सेस स्टोरी हमारा जो शो है वो देश की 40 से ज़्यादा बिजनेस स्कूल्स में दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को. स्टूडेंट्स के लिए कुछ सक्सेस मंत्र आपसे चाहेंगे? आई थिंक अगर आपको मेरे जवाबों से कुछ पता चल गया हो तो ये एक बात समझ में आ गई होगी कि the idea of success is not limited to what other people believe it should be. You have to define your idea of success. So, take my example. I believe मेरे लिए मेरा जो पर्सनल जर्नी है वो एक ग्रोथ की तरफ है, इंडिविजुअल ग्रोथ. मैं सीखना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, और उस सीख में मैं लोगों के लाइफ को बदलने की कोशिश करना चाहती हूँ. और आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट, टू बी एबल टू मेक सोशल चेंज. अगर हम ये भूल जाएं कि हम इस प्रकृति का हिस्सा हैं, इस देश का हिस्सा है, इस प्लैनेट का हिस्सा है, और हम इन्हीं चीज़ों में जुड़ जाएं जो मनी मेकिंग हो, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन टूट जाता है अपने आप के साथ. एंड ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू ब्यूटी लाइज इन रिमेनिंग कनेक्टेड विद योर सेल्फ, विच इज़ नेचर. फिर आप जो भी करें लाइफ में वो अच्छा ही होगा. मैं हमेशा यही कहती हूँ. थैंक यू सो मच दिया जी, इतनी सारी बातें आपने शेयर की. यानी कि एक बात तय है कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं होती, सक्सेस एक अच्छे इंसान बनने से होती है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने से होती है, और जिस चीज़ में खुशी मिले. एंड नेवर फील प्रेशर्ड बाय दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जब आप खुद कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो वो खुद ही आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं. It should never be a burden on anybody's shoulder. ग्रेट. तो ये थी दिया मिर्ज़ा, जिन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं और उन्होंने बताया है कि सक्सेस क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, और साथ में एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना कितना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच दिया. थैंक यू विवेक जी, थैंक यू. नमस्कार, आपके खास पेशकश सक्सेस